Hello students, today in this lecture we will start chapter number 5 tabular presentation. First of all we will start with introduction. इस tabular presentation chapter में अब तक हमने डेटास को कलेक्ट करा था, ऑर्गेनाइज कर रहे थे हम उसको, ठीक है, किस में, तो आइदर इन इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. अब उसको हम सिस्टमैटिक बनाने के लिए अब हम उसको प्रेजेंट करेंगे. अब तक हमने कलेक्शन कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया डाटा को, अब हम उस डाटा को प्रेजेंट करेंगे. तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डूइंग प्रेजेंटेशन. एक टेबल के फॉर्म में, दूसरा by diagrammatic presentation, and third one is graphical presentation. See, the raw data were organized into frequency arrays and frequency distribution. raw data को हम organize करते हैं या तो frequency array में, मतलब discrete series में, या फिर frequency distribution में, मतलब कि class interval वाले में. अब हम क्या करेंगे, उस organized data को present करेंगे systematic form में. तो 3 methods होते हैं किसी भी data को present करने का. पहला होता है tabular presentation, दूसरा diagrammatic presentation, तीसरा graphical presentation. इस चैप्टर में हम टैबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे. नेक्स्ट 6 और 7 चैप्टर में हम डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे. सो नाउ फर्स्ट स्टार्ट विथ टैबुलर प्रेजेंटेशन. सबसे पहले प्रेजेंटेशन में एक और प्रेजेंटेशन होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. टेक्सचुअल मतलब क्या, जिसमें सिंपल टेक्स्ट पैराग्राफ में उस चीज़ को डिफाइन किया जाता है, उस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है. पहला मीनिंग, व्हेन डाटा इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इट इज़ नोन एज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. जब किसी भी डाटा को टेक्स्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो उसे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बोला जाता है. कब सूटेबल होता है, जब डाटा ज़्यादा लार्ज ना हो, तब तो हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. कब, जब डाटा ज़्यादा लार्ज ना हो. जब डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और उसमें हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा. वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, या अगर समझ भी पाए तो उस डाटा को बहुत टाइम तक याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब डाटा ज़्यादा बड़ा ना हो, नहीं तो समझने में टाइम लगेगा. जैसे एग्जांपल दिया है 2015 में 2000 एप्लीकेंट्स थे कॉलेज में, 1200 कॉमर्स से थे, फिर से उसमें 750 गर्ल्स थी, 330 जो थे वो साइंस स्ट्रीम से थे. तो इस तरीके से फिर 2016 का डाटा दिया है. तो ये क्या है, लॉन्ग डाटा है, बड़ा डाटा है, तो उसमें क्या होगा, उसको हमको टेक्सचुअली प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आएगी. नाउ लिमिटेशन ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्यों अच्छा नहीं है, तो एक लिमिटेशन ये है कि अगर हमें कोई भी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट किया जा रहा है तो हमको उसको पूरी तरीके से उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, मतलब एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा. वहीं अगर हम टेबल देखेंगे तो टेबल को हम जस्ट आँखों के मूवमेंट से एक बार आँखों से देख लेंगे तो भी हमको वो बात समझ में आ जाएगी, ग्राफ से हमको बात समझ में आ जाएगी. बट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की यही लिमिटेशन है कि अगर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है तो हमें उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा. वी हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट टेक्स्ट फॉर कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, हमें उसको समझने के लिए पूरे कंप्लीट टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ टैबुलेशन, अगला टॉपिक. Tabulation is a systematic presentation of numerical data into row and column. Tabulation मतलब क्या, systematical data arrangement. Systematically data को present करना काय में, row और column में. Whenever we present data, especially numerical data, क्योंकि अगर theoretical data हुआ, इसका ऐसा नेचर है, उसका ऐसा नेचर है, तो उसको हम टेबल में प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है. तो टेबल प्रेजेंटेशन मतलब क्या, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है. न्यूमेरिकल डाटा का सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करना कैसे, विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम. सो टेबुलेशन मीन्स व्हाट, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनटू रो एंड कॉलम, ठीक है. रॉ और कॉलम में सिस्टमैटिक तरीके से न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करना उसे बोला जाता है टेबुलेशन या टैबुलर प्रेजेंटेशन. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबुलेशन. ऑब्जेक्टिव्स में देखो इन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, नो नीड ऑफ डूइंग ऑल. मैंने इसमें टिक लगा रहे हैं 4 पे, यू हैव टू डू ओनली 4 सफिशिएंट है, क्योंकि 4 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है.
और आता भी है 5 मार्क का क्वेश्चन तो उसमें हमेशा सबसे पहले टेबुलेशन को डिस्क्राइब किया जाएगा विच विल बी ऑफ 1 मार्क. सो यू हैव टू डू 4 ऑब्जेक्टिव्स ओनली. तो 4 पहला टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा. टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा मतलब क्या, जब डाटा जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. कैसे 2015 में इतने लोग थे, इतने गर्ल्स थे, इतने बॉयज़ थे, गर्ल्स में से इतने साइंस स्ट्रीम थे, इतने कॉमर्स थे, इतने आर्ट्स में थे. तो क्या है, ये डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो ऐसे डाटास को प्रेजेंट करने के लिए टैबुलर प्रेजेंटेशन बहुत सूटेबल होता है, क्योंकि टेबल से हम ईजिली उस चीज़ को समझ सकते हैं. तो देखो, टैबुलेशन एम्स टू प्रेजेंट द क्लासिफाइड डाटा इन एन ऑर्डरली मैनर. टैबुलेशन की वजह से क्या होता है, हम प्रॉपर ऑर्डर तरीके से डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं. और वो क्या करता है, रिड्यूसेस द बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बल्क में है, मतलब बहुत ज़्यादा दी हुई है, उसको क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है और मीनिंगफुल कर देता है. नाउ टू इकोनोमाइज स्पेस. ठीक है, अगर हम टेबल बनाते हैं तो एक छोटी सी स्पेस में काम हो जाता है. तो एक ये भी कि अगर हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है, तो वो स्पेस, छोटी सी स्पेस में भी टेबल बनाई जाती है. Tabulation aims to save space by condensing data in a meaningful form without sacrificing the quality and quantity of data. Tabulation से क्या होता है, स्पेस बचती है, डाटा कंडेंस हो जाता है. कंडेंस मतलब वही डाटा जो है वो छोटा हो जाता है, उसकी क्वालिटी, वहीं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे हम करते हैं कि नहीं, वीडियो को शॉर्टन करना होता है तो वीडियो के जो पिक्सल्स है वो कम कर देते हैं, तो इस तरीके से किया जाता है. तो वैसे इकोनोमाइज स्पेस में क्या होता है, टैबुलेशन की वजह से स्पेस जो है वो कम हो जाती है, वो डाटा को कंडेंस कर देता है, वहीं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फिर टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. ठीक है, फैसिलिटेट कंपैरिजन मतलब टेबल की वजह से हम कंपैरिजन बहुत इजी कर सकते हैं. कैसे, हाँ बोला, डाटा ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लॉथ मार्केट स्कूल. ठीक है, क्लॉथ मार्केट स्कूल के डाटा बताया, उसमें 2015, 16, 17 तीनों ईयर्स का बताया. तो क्या होगा, तीनों के अलग अलग टेबल बना दिया, तीनों के लिए एक एक कॉलम बना दिया. तो इसमें कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है. मैं अगर ये बताऊँ 2015 में ऐसा हुआ था, पूरी स्टोरी बताऊँ, 2016 में ऐसा हुआ था, पूरी स्टोरी बताऊँ, 2017 में ऐसा हुआ था, पूरी स्टोरी बताऊँ, उसकी बजाय मैं क्या कर दूँ, उसको टेबल में बता दूँ कि 2015 में इतने लोगों को इतने नंबर आए थे, 2016 में इतने लोगों को इतने नंबर आए, 2017 में इतने लोग को इतने नंबर आए, या 2017 में इतने फेल हो गए, 2015 में इतने फेल हो गए. तो इस तरीके से अगर हम डाटा को बताएंगे तो डाटा को क्या होगा, अगर टेबल के फॉर्म में डाटा होगा तो डाटा को कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा. नाउ टू प्रोवाइड रेफरेंस. ठीक है, रेफरेंस मतलब क्या, अगर हमें कोई फ्यूचर स्टडीज़ के लिए भी अगर हमें किसी को कुछ वो बताना है, कुछ रेफरेंस के लिए बताना है, तो रेफरेंस के लिए भी टेबल बहुत अच्छी रहती है. लिखा है देखो, टैबुलेशन एम्स टू प्रोवाइड रेफरेंस फॉर फर्दर स्टडीज़ एज डाटा अरेंज्ड इन टेबल्स विद टाइटल्स एंड टेबल नंबर्स कैन ईजिली आइडेंटिफाइड एंड यूज्ड. लाइक क्या, कोई रेफरेंस के लिए यूज़ करना है कि फॉर एग्जांपल हमसे CBSE में पूछा गया कि आपके 2015 में किस किस स्टूडेंट्स के 90 अबव मार्क्स आए थे, तो ईजिली हम टेबल नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टेबल 1.2 में ये लिखा हुआ है कि हमने टेबल 1.2 के डाटा में हमने ये लिख रखा है कि 2015 में कितने बच्चों के कितने नंबर आए थे. तो क्या होता है, अगर कोई रेफरेंस पर्पस के लिए चाहिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, ठीक है, या पुरानी स्टडीज़ के लिए, तो उस केस में टेबल नंबर के थ्रू हम इजीली डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, डाटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबुलेशन में क्या था, सबसे पहला तो क्या करता है, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा. जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको वो सिंप्लीफाई करता है. दूसरा, स्पेस को इकोनोमाइज करता है, मतलब स्पेस को रिड्यूस करता है, इसमें हमको कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, कंपैरिजन हम बहुत इजीली कर पाते हैं, कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है. साथ साथ में कोई भी रेफरेंस के लिए, अगर हमें फर्दर स्टडीज़ के लिए भी अगर कुछ रेफरेंस के लिए, जैसे फर्दर हमको पढ़ना है कि पहले क्या हुआ था, इस ईयर में पहले क्या हुआ था, तो उस टाइप के रेफरेंस के लिए भी टेबल नंबर, टाइटल, ठीक है, ये हम आइडेंटिफाई कर बहुत ईजीली आइडेंटिफाई कर यूज़ कर सकते हैं. Right, now essentials. Now no need of doing this classification versus tabulation, just leave that topic, it is not given in the NCERT book, so leave this classification versus tabulation, no need of doing that. Now come on to the direct essentials of a good table. Yep,
रिक्वेस्ट मतलब एक गुड टेबल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, व्हाट आर द रिक्वेस्ट और व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टेबल। एक गुड टेबल में क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती है, ठीक है। यू नीड नॉट हैव टू डू ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस एसेंशियल्स ऑफ गुड टेबल में सिर्फ 5 पॉइंट्स करेंगे, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। 5 पॉइंट करना है। तो एक गुड टेबल की क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती है, तो एक गुड टेबल में सबसे पहले तो स्पेशलिटी होती है कि देयर मस्ट बी अ टाइटल ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है। उस टेबल का टाइटल होना चाहिए ताकि समझा जा सके कि ये टेबल जो है वो किस वजह से है या ये टेबल क्या बता रही है। तो देयर मस्ट बी टाइटल ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, द टाइटल मस्ट बी वेरी अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव, और वो जो टाइटल होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि उस टाइटल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उसको देखकर लोगों को लगे कि नहीं, इसको पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या गिवन है, ठीक है। दैट्स वाई सबसे पहले गुड टेबल की ये स्पेशलिटी होती है कि देयर शुड बी अ टाइटल ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एंड ऑल्सो द टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव। Now next one is simplicity. The table should be simple and compact so that it is readily comprehensible. फिर 6th वाला पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं, दैट इज़ टेबल जो है वो सिंपल होना चाहिए, सिंपल भी होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए ताकि हम इजीली उसको पढ़ के कंक्लूजन निकाल सकें या समझ पाएँ। फिर कंपैरिजन ऑफ डाटा, द डाटा विच आर टू बी कंपेयर शुड बी प्लेस क्लोजली इन द टेबल की ये भी एक गुड टेबल वही होती है जिसमें जो दो डाटा में हमको कंपेयर करना है उसको साथ में क्लोजली रखना चाहिए ताकि इजीली हम क्लोजली उसको कंपेयर कर सकें। तो एक गुड टेबल जो होती है वो यही होती है कि जिसमें हम कंपैरिजन बहुत इजीली कर पाए, जिसमें जिन दो चीज़ों में हमको कंपेयर करना है इट मस्ट बी प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इन दैट कॉलम। नाउ कॉलम्स एंड रॉ शुड बी नंबर, जो भी रोज़ और कॉलम्स हम यूज़ करेंगे उसकी भी नंबरिंग दी जानी चाहिए कि एज फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर हम एक्सेल शीट्स तुमने देखी हो तो उसमें हम देखते ही हैं। तो व्हेन देयर आर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल दे मस्ट बी नंबर्ड फॉर रेफरेंस। किसी भी रेफरेंस पर्पज़ के लिए या किसी भी अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए हमेशा जितनी भी रोज़ और कॉलम्स हो देयर शुड बी नंबर ऑन इट, उस पर नंबर होना ज़रूरी है। तो वी हैव डन 4, क्या क्या पढ़ लिया। एक तो टाइटल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए टेबल कि हम इजीली कंपेयर कर पाएँ, और जो भी कॉलम्स और रो हो इट शुड बी नंबर्ड। और अगला क्या, सूटेबली अप्रॉक्सीमेटेड। अगर फिगर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फिगर्स हैं तो इट मस्ट बी अप्रॉक्सीमेट, उसको अप्रॉक्सीमेट कर देना चाहिए, राउंड ऑफ कर देना चाहिए। जैसे टेबल में 1 करोड़ है तो पूरा 1 करोड़ ना लिख कर 1 लिख दें और टेबल की हेडिंग में लिख दें इन करोड्स, यूनिट्स लिख दें। इस तरीके से हम उस टेबल को और अच्छा बना सकते हैं। सुटेबली अप्रॉक्सीमेटेड मतलब इफ़ द फिगर्स आर लार्ज देन दे शुड बी सुटेबली अप्रॉक्सीमेटेड और राउंडेड ऑफ, ठीक है। अगर फिगर जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है तो या तो उसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख दिया जाए या राउंडेड ऑफ कर दिया जाए या उसके लिए यूनिट्स दे दी जाए। अगर टेबल में सारे डाटा जो हैं वो करोड़ में है तो उसको हम ऊपर यूनिट दे के भी कर सकते हैं। गॉट? So this topics we have done. Now the rest of the topics we will do in the next lecture. Now ये जो टॉपिक पढ़ा है इस रिलेटेड जो भी नोट्स हैं that you have to prepare in your notes copy. Bye.